हाँ जी। तो एनआईएसएम का चैप्टर नंबर 11 अपन स्टार्ट करते हैं। रिस्क एंड रिटर्न्स करके चैप्टर है, मैंने इसको रिस्क वर्सेस रिटर्न लिखा है। ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जब एनआईएसएम स्टार्ट हुआ था तो मैंने बोला था कि यार कोई एक चैप्टर ऐसा है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा प्रैक्टिकली जब आप एक्चुअल में रिसर्च करोगे, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर। ये पढ़ने में बहुत आसान है, दो पार्ट्स में आएगा, पढ़ने में बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपने इसका सिग्निफिकेंस इस समय नहीं समझा तो मेरे दोस्त आप बहुत पीछे रह जाओगे लाइफ में। ठीक है। तो जब भी मैं फाइनेंस पढ़ता हूँ, है ना, जब भी मैं फाइनेंस पढ़ता हूँ तो कुछ एक बेसिक अजम्पशंस होते हैं, कुछ एक बेसिक प्रिजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पर ही आप फिनेंस को खड़ा करते हो। उसमें से एक अजम्पशन होता है कि मैं रिस्क लूंगा। समझ रहे हो आप कि आपका जो इन्वेस्टर है, आप ये अज्यूम करते हो कि आपका जो इन्वेस्टर है वो रिस्क लेगा, सब्जेक्ट टू अगर उसको एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिले तो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो रिस्क लेने वालों की जो कैटेगरी होती है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले होता है रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइडेंस मतलब नहीं नहीं, हम तो 75 ईयर्स ओल्ड है, हम लोग इक्विटी मार्केट में पैसा डालते ही नहीं है। मैं तो ऐसी कोई जगह पैसा नहीं डालता जहां पर जरा सा भी रिस्क हो। मैं तो कोऑपरेटिव बैंक तक में पैसा नहीं डालता, मैं तो स्टेट बैंक में रखता हूँ। और अगर कल को आरबीआई फिक्स डिपॉजिट करने दे दे तो मैं तो स्टेट बैंक में भी ना रखूं, क्या पता चोट्टे लेके भाग जाएं। समझ रहे हो? मतलब आप रिस्क को हर हालत में अवॉइड करना चाहते हो। आपका अगर नेचर ऐसा है, आपका एटीट्यूड ऐसा है, तो आप रिस्क अवॉइडर बनोगे। रिस्क अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी आपकी। दूसरे होते हैं रिस्क लवर। रिस्क लवर मतलब अडानी के बारे में अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई और अडानी गिरा है तो इसका मतलब 100% है कि अडानी उछलेगा। अगर कहीं पर सट्टा लग रहा है कि अगले आधे घंटे में बारिश होगी कि नहीं होगी तो मैं सबसे पहले आगे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज में सुना था कि रिस्क है तो इश्क है। ठीक है। और मैं मेरी लाइफ में इश्क ढूंढ रहा हूं। तो जहां जहां रिस्क होगी वहां वहां इश्क होगा, और जहां जहां रिस्क है वहां तेरा भाई होगा। ऐसे नहीं बनना है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू डोंट नीड टू बी अ रिस्क लवर, वॉट यू नीड टू बी अ रिस्क एवर्स। ठीक है। आप कौन हो बाय डिफॉल्ट? आप रिस्क एवर्स हो। सर इस पे थोड़ा ज्ञान का और प्रकाश डालो आप, कि जो रिस्क एवर्स हैं, जो रिस्क एवर्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, समझना। देखना इधर, ये इंडियन गवर्नमेंट है और ये यूएस गवर्नमेंट है। एक इंडियन गवर्नमेंट है और एक यूएस गवर्नमेंट है। ठीक है। दोनों बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। दोनों के बॉन्ड जो है वो यूएसडी में इशू हो रहे हैं कि आपको यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पेमेंट करना है तो आपको बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है। दोनों के बॉन्ड का जो टेनोर है वो 5 ईयर्स ही है, मतलब प्रोडक्ट एकदम सेम है। ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड के ऊपर वो भी सेम है। समझिए मेरी बात, वो भी सेम है। ये इंडिया भी 6% दे रहा है, यूएस भी 6% दे रहा है। मतलब बॉन्ड की करेंसी सेम है, बॉन्ड का टेनोर सेम है, और इंटरेस्ट रेट सेम है। मुझे बताओ, आपके सामने ऑप्शन है, दो बॉन्ड रखें, आपको $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, आप किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे? नो डाउट सर मैं यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा। आपने ऐसा क्यों बोल दिया बाय डिफॉल्ट कि आप यूएस के बॉन्ड में इशू इन्वेस्ट करोगे बिना कुछ सोचे समझे? उसका रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि आप रिस्क एवर्स हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों में रिटर्न सेम है? अरे दोनों में अगर रिटर्न सेम है और रिस्क इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, जो रिस्क है ना वो इंडिया में इन्वेस्ट करने पे ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस में इन्वेस्ट करने पे। तो मैं अगर दोनों जगह मुझे रिटर्न सेम मिल रहे हैं और रिस्क मेरी बराबर है, मतलब दोनों जगह अगर मेरे रिटर्न बिल्कुल सेम है, तो मैं बाय डिफॉल्ट उस जगह पर पैसा लगाऊंगा जहां मेरे रिस्क कम है। तो सर अगर मैं यहां बाजी पलट दूं अब तो, कि मैं यहां पर 9% दे रहा है इंडिया और यूएस 6 दे रहा है, तो क्या अब आप इंडिया में पैसा लगाओगे? समझना प्लीज, ध्यान से समझना, नहीं तो कंसेप्ट उड़ जाएगा आपके दिमाग से।
और लगे तो वापस रिकॉर्ड करके सुनना पूरा। तो अगर इंडिया 9% दे रहा है और यूएस गवर्नमेंट 6% दे रहा है, तब आप क्या पैसे लगाओगे? शायद मैं अब लगा दूं, जरूरी नहीं है, मैं शायद अब लगा दूं। शायद अब क्यों बोल रहे हो? अगर मैं जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उस रिस्क का कंपनसेशन अगर मेरे को 3% एडिशनल रिटर्न से मिल जाता है, ठीक है, तो मैं वो इंडिया में पैसा लगा दूंगा। सर इंडिया में पैसा लगाने की कौन सी रिस्क है, थोड़ी सोच के बताओ। बहुत सारी रिस्क है। क्या यूएस गवर्नमेंट ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है एज कंपेयर टू इंडियन गवर्नमेंट? एब्सोल्युटली यस। क्या यूएस का मार्केट ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट? एब्सोल्युटली यस। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया इज रिस्की, यूएस इज सेफर। अगर मुझे लगता है कि जो इंडिया का एडिशनल रिस्क है वो 3% से सेटिस्फाई हो रहा है, तो आई विल गो विथ इंडिया, आई विल गो विथ 9%। लेकिन दोनों 6% देंगे तो मैं इंडिया पे नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मेरे को सेम रिटर्न पे एक सेफर असेट मिल रही है ना। तो आई विल ऑलवेज गो विथ अ सेफर इन्वेस्टमेंट। ये एनआईएसएम में नहीं है ना, ये एनआईएसएम में नहीं है। ईच इंक्रीज्ड रिस्क should increase returns। और आई वुड से यहां पर मैं लिखता हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। समझ में आ रहा है? क्या आपको बेसिक समझ में आया? अब अपन बात करते हैं रिटर्न की। तो एनआईएसएम के अंदर जो 3 तरह के रिटर्न आपको कैलकुलेट करना बताया गया है, ठीक है, वो है सिंपल रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न एंड कंपाउंडेड रिटर्न। ठीक है, अपन सबसे पहले सिंपल रिटर्न पे आते हैं और उसके पहले अपन एक केस स्टडी लिखते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल जो आपको आएगा, जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है, मैंने एक स्टॉक खरीदा, स्टॉक बाय एट 100 रुपीज। ठीक है, बाय करने पे मैंने कमीशन दी 10 रुपए की, 10% कमीशन लग गया मान ले। ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड जो मुझे डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, वो से फॉर एग्जांपल आप बोल दीजिए 20 रुपए मिला, कि ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड आपको डिविडेंड 20 रुपए मिला। ठीक है, और आपने स्टॉक सोल्ड करा, यू हैव सोल्ड द स्टॉक फॉर 250 रुपीज। ठीक है, एंड यहां पर आपको सेलिंग कमीशन आ गई, मान लीजिए यहां पर लग गए 30 रुपए। ठीक है, अब आपको सिंपल रिटर्न्स कैलकुलेट करने, ये प्रॉब्लम के बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट बनाई है मैंने, और लगभग इसी लेवल का सवाल आपको एग्जाम में आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने ये शायद पहले भी रिपीट किया है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं आगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझ के रखिए। ड्यूरिंग एग्जाम्स ना, मैंने शायद रिपीट किया हुआ है पहले। आस्क फॉर ओपन ऑफिस और स्प्रेडशीट और एक्सेल सबसे आखिरी में मांगना। सबसे पहले उनसे जाते हुए बोलना कि मेरे को ओपन ऑफिस ओपन करके दे दीजिए सर। वो बोलेगा कि डेस्कटॉप पे ओपन है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग एग्जाम डोंट ओपन गूगल, नॉट एट ऑल, ना फोन में ना लैपटॉप में। और ये जो ओपन ऑफिस रहेगा ना, इसको यूज करना, यूज एज कैलसी। इसमें आप फॉर्मूले लगाने की कोशिश मत करना, इसको फटफट करके आप जल्दी से यूज करना। मैं आज आपको एक्सेल पे ओपन करके बताऊंगा कि अपन कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेल पे कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, लेकिन हम एक्सेल के किसी फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम एक्सेल को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर अभी यहाँ पर इस वाले सवाल का सिंपल रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ, मैंने इसका अगर सिंपल रिटर्न कैलकुलेट किया से फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए, ठीक है, तो एक मिनट ज़रा समझना इधर। इसकी मैं सबसे पहले लिखूंगा नेट बाइंग कॉस्ट कितनी आई थी मेरी, नेट बाइंग कॉस्ट कितनी आई थी 100 माइनस 10, क्योंकि कमीशन दिया 10 रुपए, तो मैंने एडिशनल 100 प्लस 10, तो मैंने कितने में खरीदा वो स्टॉक, 110 रुपए में खरीदा। ठीक है, नेट सेलिंग कॉस्ट कितनी आई अपनी, जरा एक बार देखना, 250 में स्टॉक बिका और स्टॉक बेचने का 30 रुपए का कमीशन दिया आपने, तो 250 माइनस 30, तो 220 रुपीज का कमीशन आया। डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ अपने को ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड रिसीव हुआ आपको 20 रुपए का, 20 रुपए का आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, तो मैं यहां पर लिख दूं क्या, टोटल रिटर्न कितना हुआ मेरा, टोटल रिटर्न हुआ 220 प्लस 20, 240। ठीक है, 240 का मेरा टोटल रिटर्न है। अब ध्यान रखना इधर, ठीक है, सॉरी, टोटल रिसीव्ड नॉट टोटल रिटर्न। अब सिंपल रिटर्न आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो थोड़ा देखना आप इधर, आप क्या करोगे, 240 रुपए मुझे मिले पूरा गणित लगाने के बाद, मैंने शुरुआत में इन्वेस्ट कितने किए, 110 रुपए किए। ठीक है, और कितने रुपए पे इन्वेस्ट किए, शुरुआत कितने रुपए पे रिटर्न कैलकुलेट करूं मैं, तो मैं 110 का ही बेस है ना मेरा, क्योंकि वही तो इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा जो शुद्ध मुनाफा हुआ, जो मेरा मुनाफा हुआ वो 240 थोड़ा ना हुआ, क्योंकि 240 में 110 तो मैंने लगा ही रखे थे, तो मेरा शुद्ध मुनाफा कितना हुआ, 130 रुपए का मेरा मुनाफा हुआ। और कितने रुपए पे 130 का मुनाफा हुआ मेरा, 110 रुपए पे 130 का मुनाफा हुआ। ठीक है, मैं और आगे बढ़ता हूं, तो 130 बाय 110, अब ये तो बहुत सिंपल था, यहां तक तो आप ब्रेन में कैलकुलेट कर लोगे, आपको कोई बहुत ज्यादा, ये तो बहुत, मतलब सम भी बहुत इजी है ना, अपन ने जो नंबर्स लिए हैं दैट नंबर्स आर आल्सो वेरी वेरी इजी, यस और नो। एक मिनट रुकिए, मेरे को कैलकुलेटर ओपन करने दीजिए आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए अभी करता हूं 130 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आपका यहां पर आ जाता है पूरा 130 डिवाइड बाय 110 का मतलब है आपका 118%। अब जरा ध्यान से समझना प्रॉब्लम क्या हुई, यहां पर सिर्फ गेम जो है ना वो कैलकुलेशन का नहीं है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर देगा, ठीक है, वो तो बच्चा करेगा, ये जो सीए के अंदर है, जो बीकॉम में ढंग से कर रहा है। यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 118% आया है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर सिंपल रिटर्न। क्या ये सिंपल रिटर्न है, सिंपल रिटर्न है। देखो आप इसमें यहां पर क्या क्या चीजें कंसिडर नहीं हो रही हैं, सिंपल रिटर्न के कैलकुलेशन में वो क्या क्या चीजें कंसिडर नहीं कर रहा है, क्या वो टाइम को कंसिडर कर रहा है क्या, कि ये 118% का रिटर्न आपने कितने समय में, देखो आप, हमने जब ये कैलकुलेट करा ये वाला 130/110, तो मैंने कहीं भी यहाँ टाइम को इनकॉर्पोरेट करा क्या, नहीं। तो ये जो है ना, दिस पर्टिकुलर थिंग, ये, इसको आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोल सकते हो, HPR, कि ड्यूरिंग माई इंटायर होल्डिंग, अगर हो सकता है मैंने 7 साल में लिया, मान लीजिए ऐसा, या 5 साल में लिया, तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है 5 ईयर्स में हुआ है, अपन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, समझ रहे हो कि 5 ईयर्स के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो अब अगर मुझे पर ईयर रिटर्न निकालना है, मेरा मेरा रिटर्न पर ईयर अगर निकालना है कि हर साल दर साल मुझे कितना रिटर्न मिला, समझना, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं एनुअलाइज्ड रिटर्न पे जाऊंगा। आई गो टू एनुअलाइज्ड रिटर्न। नाउ द थिंग, वन थिंग इज क्लियर, दैट ये जो होल्डिंग टेनॉर था मेरा, ये जो मेरा पैसा 118% बढ़ा है, ये 5 ईयर्स में बढ़ा है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि 5 साल में बढ़ा है, 5 साल में बढ़ा है यानी
60 मंथ्स में बढ़ा है, ठीक है। और अपन इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये 118% मुझे 5 साल में मिला है तो साल दर साल का मेरा रिटर्न कितना निकलेगा, ठीक है। वो अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलो देखिए इधर, देखना इधर, जरा समझना। तो मेरा 5 साल का रिटर्न कितना आया, 118% आया क्या, देखना जरा इधर। तो अगर ये 118% का रिटर्न 5 साल का है या 60 महीने का है, ठीक है, तो 12 महीने का कितना, भाई यहां तो ऑन एन एवरेज ही निकल रहा है ना। तो ये 118 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 60 से और उसको मल्टीप्लाई करता हूं, 118 को मैंने डिवाइड किया 118, क्या बात, 118 डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आप देखोगे मेरा हर साल का रिटर्न निकल के आता है 23.6%। ये मेरा एनुअलाइज्ड रिटर्न है। बट यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या हो रही है एनुअलाइज्ड रिटर्न के अंदर। एनुअलाइज्ड रिटर्न के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस प्रॉब्लम के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करा है। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करा है का क्या मतलब है कि आपने जो मुझे ब्याज पे ब्याज मिला है ना, आपने उसको कंसिडर नहीं करा। अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो ये वैल्यू और नीचे गिरी हुई आएगी। तो इसके लिए आविष्कार हुआ कंपाउंडेड रिटर्न का। कंपाउंडेड रिटर्न मतलब CAGR जो बोलते हो ना आप, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब CAGR कैसे निकलेगी पता है, CAGR कैसे निकलेगी। CAGR निकालने का तरीका बहुत आसान है। सबसे आसान तरीका यह है कि आप यहां पर लोगे एंड वैल्यू, नीचे लोगे आप बिगिनिंग वैल्यू, कि कितने का आपका इन्वेस्टमेंट था और कितने से आपने इन्वेस्टमेंट, कितने पे आपका इन्वेस्टमेंट एंड हुआ है। और यहां पर आप करोगे 1/n और माइनस कर दोगे 1, और जो n है वो n इज नथिंग बट योर पीरियड। तो अपन एक बार इसको करके देखें क्या प्रॉपरली। एक बार अपन CAGR कैलकुलेट करके देखें अपने इन्वेस्टमेंट की। देखिए जरा, 130 रुपए हो गया 100 रुपए से, 110 रुपए से, 1 मिनट समझना आप, ठीक है। अब ये 130 रुपए जो है ना, ये वाला, ये तो रिटर्न है। मेरे को क्या रिटर्न लेना है या मेरे को एंड वैल्यू लेनी है, मेरे को एंड वैल्यू लेनी है 240 रुपए की। 240 रुपए की एंड वैल्यू लेनी है। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी मेरी, स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 110 रुपए थी। तो मैंने 110 से स्टार्ट किया, मैंने 110 से स्टार्ट किया और मैं 240 पे पहुंचा। कितने साल में पहुंचा, 5 साल में पहुंचा। और मैं डिवाइड करूंगा, रिड्यूस करूंगा उसको 1 से। अब ये चीज़ क्या आप एक्सेल पे सॉल्व कर सकते हो क्या, ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर कोई बड़ी बात ही नहीं है। मतलब इसके अंदर ऐसा क्या है जो आप एक्सेल पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मैं बिना कोई एक्सेल का, मैं क्यों ये करके बता रहा हूँ पता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको एक्सेल तो नहीं मिलेगा, स्प्रेडशीट मिल जाएगी। तो उसमें हो सकता है कि आप सारे फंक्शन ना यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो जब आप सारे फंक्शन यूज़ नहीं करोगे तो एक्सेल की क्या आप कुछ कुछ फंक्शन यूज़ कर सकते हो क्या, कुछ कुछ कर सकते हो। जैसे देखो, ये अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ कि ये 240 रुपए की वैल्यू ये एंड वैल्यू है, जो बिगनिंग वैल्यू है वो ये वाली बिगनिंग वैल्यू 5 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। अपने को CAGR कैलकुलेट करना है। तो CAGR अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन CAGR के अंदर पहले 240 रुपए लिखेंगे, ठीक है। 240 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। फिर टू द पावर, तो टू द पावर कैसे लगाओगे आप, शिफ्ट के साथ 6 दबा दोगे, शिफ्ट के साथ 6 दबा दोगे। 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का टेनर है, ठीक है। और इसमें आप कर देंगे आखिरी में -1। तो आप देख रहे हो 16.88% निकल के आ गया आपका। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है सर। अगर मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा 16.88% निकल के आया। ये एनुअलाइज से कम आएगा, कारण क्या, एनुअलाइज ने ब्याज के ऊपर ब्याज कैलकुलेट नहीं करा, इसने करा था कि रिटर्न के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। लेकिन ये CAGR के फंक्शन में एक प्रॉब्लम है,
पता है क्या प्रॉब्लम है? CAGR के फंक्शन में अगर एक अभी तक किसी ने प्रॉब्लम देखी हो तो प्रॉब्लम समझ में आएगी आपको। वो प्रॉब्लम है कि आपने ये जो डिविडेंड रिसीव्ड है ना, या आपने अज्यूम कर लिया कि आपको एट द एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड मिला है। अगर ये मान लो डिविडेंड आपको स्टार्टिंग में मिला होता तो आप क्या करते? अगर इनकेस स्टार्टिंग में मिला होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जन्म होता है XIRR का। XIRR जो है वो एक्सेल स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। इट माइट नॉट बी, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज अवेलेबल इन स्प्रेडशीट और नॉट। जो ओपन ऑफिस है स्प्रेडशीट, आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए ओपन ऑफिस यार, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना ओपन ऑफिस के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन जरा थोड़ा देखना कि XIRR को आप यूज कैसे करोगे। तो XIRR का फॉर्मूला एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। तो अभी जो 240 रुपए मुझे मिले ना, ये 240 रुपए मुझे एक साथ नहीं मिले। तो पहले तो हुआ क्या वो देखो। तो मैंने क्या करा, 1 जनवरी 2020 को मैंने 110 रुपए इन्वेस्ट करे। वो इन्वेस्टमेंट मेरी जेब से आउटफ्लो हुआ, इसलिए मैंने नेगेटिव लिख दिया उसको, ठीक है। मैं रैंडम डेट लेता हूं, 24 अगस्त 2022 को मान लीजिए मुझे, 24 अगस्त 2022 को मान लीजिए मुझे डिविडेंड मिला 20 रुपए का। अब सिंस डिविडेंड मेरा इनफ्लो है तो मैंने उसको प्लस में लिख दिया। और ये सारे के सारे स्टॉक जो हैं वो मैंने 31 दिसंबर 2023 को बेच दिए। सारे के सारे स्टॉक मैंने 2023 को बेच दिए और मुझे जो आउटफ्लो रिसीव हुआ वो 2220 रुपए का हुआ। एग्जैक्टली यही हुआ है। देखो आप, ये दोनों को मिलाओगे 240 रुपए। अब यहां पर मैंने क्या करा है, मैंने ये बोला है कि जो डिविडेंड है ना, तू जो ये CAGR का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा है मेरे भाई, तो उसमें तू ये डिविडेंड को एंड वैल्यू में ले रहा है, एज इफ ए डिविडेंड तेरे को 31 दिसंबर 2023 को मिला हो, जबकि ऐसा नहीं है। डिविडेंड तो किसी बीच पीरियड में तुझे मिला। तो ये जो XIRR का इक्वेशन होता है ना, ये आपको XIRR अगर मैं खोलता हूं, ये आपको SIP कैलकुलेट करने में बहुत मदद करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कॉमा देना है और डेट सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। 22% का रिटर्न निकाल के दिया उसने आपको। 22.32% इज योर XIRR। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या चीज समझ में आ रही है? आप यहां पर थोड़ी सी छेड़खानी कर दो और वो पूरा का पूरा रिटर्न स्क्वीज हो जाएगा। 31%। कम टेनोर में अब ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। आप यहां पर 0 कर दो और इसको 240 कर दो, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट आपको बताएगा कि कितना टाइम है। और इसको आप 4 कर दो तो पूरे 1 2 3 4 5, तो 13.87% रिटर्न, राइट। तो ये एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि आप कितने टाइम के अंदर कब इनफ्लो हुआ कब आउटफ्लो हुआ, डेट के हिसाब से ये प्रिसाइज कैलकुलेशन करके आपको देगा हमेशा, ठीक है। रिटर्न तो यार अनफॉर्चुनेटली NISM में इतना ही कवर था। मैं रिस्क पे कुछ बात करना चाहता हूं बिफोर वी लीव, और रिस्क के ऊपर अपन और ज्यादा आगे भी समझेंगे, बट ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैं, चलिए अपन थोड़ा सा रिस्क समझते हैं फटफट, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इन्फ्लेशन रिस्क का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब सिंपल सा है भाई, कि मैंने 100 रुपया लगाया, ठीक है, हर साल उस पर मेरे को 6% का रिटर्न मिला, हर साल 6% का रिटर्न मिला, और ये बढ़ के मान लो 160 रुपए हुआ कुछ सालों के बाद। लेकिन जब मैं 160 रुपए लेके मार्केट में गया, तो जो चॉकलेट पहले 100 रुपए में मेरे को मिल जाती थी, अब वो चॉकलेट मेरे को 160 में भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है पता है? मेरा पैसा 6% हर साल से बढ़ा फॉर एग्जाम्पल, और जो चॉकलेट का प्राइस है वो 8% पर ईयर से बढ़ा। तो मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें इन्फ्लेशन का रिस्क है। इन्फ्लेशन का रिस्क हमेशा उस इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेगा जिस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न प्राइस और द रिटर्न परसेंटेज इज लेसर एज कंपेयर टू द इन्फ्लेशन रेट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसलिए बोलते हैं कि आपको हमेशा और हमेशा, ठीक है, आपको हमेशा और हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि आपको मिनिमम इन्फ्लेशन रिस्क से ऊपर तो पैसा मिले ही मिले। और इसलिए हमारे प्यारे अंकुर वारिकू जी भी बार बार ये चीज बोलते हैं कि FD में इन्वेस्ट मत करो, FD में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रिस्क ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन ही बीट कर देगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है समझना जरा, एक मिनट थोड़ा सा समझना। आपने मान लीजिए 1000 रुपए एक बॉन्ड में लगाया एट द रेट 9%, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद, जब ये
आपके पास 90 रुपए इसका इंटरेस्ट आया और आप उसको फिर से 90 रुपए का एक बॉन्ड खरीदने गए, तब आपने देखा कि ये जो बॉन्ड का प्राइस है ये तो कम होके 8% ही हो गया है। समझ रहे हो आप? तो ये इसको री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी बोला जाता है। समझना, बॉन्ड के केस की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली। दूसरा क्या है, बॉन्ड का जो प्राइस है ना वो इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शन चलता है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मेरे बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सर क्यों बढ़ेंगे बॉन्ड के प्राइस? समझना, आपने 1000 रुपए में एक बॉन्ड खरीदा 9% पे, 6 महीने के बाद अगर फिर से कोई 1000 रुपए पे बॉन्ड खरीदने जाता है तो उसको सिर्फ 8% इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के बाद। आप ये बॉन्ड 6 महीने के बाद मार्केट में लेके गए कि मेरा बॉन्ड ले लो, मेरा बॉन्ड ले लो। कोई आपके पास आया, आपको बोलता है कि ये लो 1000 रुपए और आपका बॉन्ड मेरे को दे दो। आप उसको क्या बोलोगे? 1 मिनट रुको। मार्केट में अगर आप 1000 रुपए लेके जाते हो तो आपको 8% वाला बॉन्ड मिल रहा है। मेरा बॉन्ड तो 9% का है, तो मेरे को 1000 रुपए नहीं चाहिए, मेरे को इसके ऊपर 1100 रुपए चाहिए। देना है तो लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। आप समझ रहे हो क्या हुआ? जैसे ही इंटरेस्ट रेट 9% से रिड्यूस होकर 8% पे आया, ऑटोमेटिकली बॉन्ड का प्राइस जो है वो 1100 से 1000 से बढ़ के 1100 रुपये हो गया। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? बिजनेस रिस्क क्या होती है? बिजनेस रिस्क मतलब मेरी ऑपरेशनल रिस्क, कोई भी ऐसी रिस्क जो मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। जैसे केमिकल कंपनी के अंदर आग लग जाना, इट्स काइंड ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, राइट? जो आप उस बिजनेस में रहते हुए अज्यूम करते हो उस रिस्क को हमेशा। ठीक है, अगर आपका पोर्ट का बिजनेस है, अगर आपका शिप का बिजनेस है, ठीक है, और आप सुनामी सुनामी है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है, आप वहां पर ज्यादा एक्सपोज हो सुनामी के लिए, सुनामी से, बिकॉज यू आर डूइंग ऑपरेशंस इन दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी। ठीक है, नॉट समवन हु इज रिसाइडिंग इन इंदौर और भोपाल, क्योंकि समुद्र बहुत दूर है, राइट? अगेन जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तो बिजनेस रिस्क क्या है? मेरे ऑपरेशंस के अराउंड होने वाली कोई भी रिस्क। ठीक है, दूसरा मार्केट रिस्क। अगर मार्केट रिस्क का मतलब यह है कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं रहेगा और प्राइस जो है वो मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, इसकी क्या रिस्क है? मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाया है। तो इसकी एक रिस्क तो आती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे हो? अपन ने समझा था भाई इंटरेस्ट रेट रिस्क में। मार्केट रिस्क का क्या मतलब है? मेरे बॉन्ड, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो इंटरेस्ट अगर कल को इंक्रीज हो जाता है तो मेरे तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई। करेंसी रिस्क क्या है वो समझना, 1 मिनट देखना, जरा ध्यान देना। इन्फोसिस ने $1 लाख का पेमेंट का एक बिल बना के यूएस भेजा, यूएस के क्लाइंट को। जब इन्फोसिस ने $1 लाख का अमाउंट बना के भेजा तब डॉलर का रेट था 85 रुपीज। 1 महीने के बाद पेमेंट आया, वो पेमेंट इन्फोसिस के बैंक ने कन्वर्ट करा, करेंसी कन्वर्जन होता है ना, यूएसडी आए तो आईएनआर में कन्वर्ट होगा। तब यूएसडी का रेट था 80 रुपीज। क्या इन्फोसिस को बैठे बैठे 5 लाख रुपए का चूना लग गया? क्या क्या वो 5 लाख रुपए हवा में गायब हो गए क्या कहीं पर? क्योंकि जब मैंने बिल रेस करा तब 85 का था, लेकिन जब पैसा आया, ठीक है, उस टाइम पर ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ड्यू टू द करेंसी रेट फ्लक्चुएशन, क्या मेरे को 5 लाख रुपीज का नोशनल लॉस हो गया? क्या लॉस ही हो गया? लॉस ही बुक कर रहा था मैं। अगर मेरे को 1 महीने पहले पैसा मिल जाता तो 85 लाख मिलते, आज कितने मिलेंगे? 80 लाख मिलेंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है। क्रेडिट रिस्क, अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो आप बिना संकोच के चिल्ला के जवाब दोगे कि क्रेडिट रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क होता है कि बोरोवर ने आपसे पैसा लिया और बोरोवर आपको रिटर्न नहीं कर रहा है पैसे को। ठीक है, दैट इज क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो प्लीज इसको समझ। लिक्विडिटी रिस्क का क्या मतलब है? लिक्विडिटी रिस्क का मतलब यह है कि मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स एडिक्वेट नहीं है कि ट्रेड हो सके। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। कई स्टॉक्स में आप फंस जाते हो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो देयर इज दिस स्टॉक नेम एलसिड, एलसिड इन्वेस्टमेंट। कल जाके देखिए इसको, कल जब मार्केट ओपन होता है तब इस स्टॉक को देखिए कि इसमें कितने बायर्स खड़े हैं और कितने सेलर खड़े हैं। ये स्टॉक को कोई बेचना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, क्या कारण है वो कभी बाद में समझेंगे। बट यहां पर आप देखोगे कि हमेशा ही यार बायर खड़े हैं और सेलर खड़े है ही नहीं कोई भी। ठीक है, आप देखोगे रियल स्टेट के अंदर जब भी आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हो, फ्लैट में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या लिक्विडिटी रिस्क है? क्या लिक्विडिटी रिस्क मतलब ऐसे नहीं बिकती ना चीज। लेकिन अगर आपके पास एक गोल्ड का कॉइन रखा है 10 ग्राम का, तो क्या आप तुरंत उसको इन कैश 10 सेकेंड में आप पटिए पे कॉइन रखो, पटिए पे पैसा रख देगा। वहां पर हाई लिक्विडिटी है, मार्केट अवेलेबल है।
स्टॉक में अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचना है तो हाई लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्योंकि जितने करोड़ के रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचना खरीदना है, खरीद लो, बेच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझिए पॉलिटिकल रिस्क का क्या मतलब है। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब ये है कंट्री के पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण मेरे बिजनेस पे हैम्पर होगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि 2024 के इलेक्शन में, हालांकि फार फेच थिंग, ऐसा होना नहीं है, बट ऐसा मान लो कि हो जाए 2024 के इलेक्शन में कि मोदी जी बिल्कुल मार्जिन से हार गए, मतलब एनडीए गवर्नमेंट बिल्कुल मार्जिन से हार गई और फाइनली जो इंडिया अलायंस है, ठीक है, जो इंडिया अलायंस है उसने गवर्नमेंट बना ली, तो क्या अडानी की बारात निकाल देगा क्या मार्केट? पूरी तरीके से अंबानी की बारात निकाल देगा मार्केट, बाबा रामदेव की बारात निकल जाएगी मार्केट में। क्यों? वाई? बिकॉज ऑल दीज बिजनेसेस आर कैरिंग अ पॉलिटिकल रिस्क। वाई दे आर कैरिंग अ पॉलिटिकल रिस्क? बिकॉज ऑफ देयर वेरी क्लोज नेक्सस और आई वुड से रिलेशन विथ पॉलिटिकल पार्टीज। तो कल को अगर उनके अगेंस्ट की गवर्नमेंट बनती है तो ये बिजनेस को नेगेटिवली और एडवर्स इंपैक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा रिसर्च एनालिसिस करते समय भी ये बोला जाता है, रिसर्च करते समय, फाइनेंशियल रिसर्च करते समय बोला जाता है कि आप ये देखिए कि आपका जो गवर्नेंस बॉडी है, आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनालिटी तो नहीं बैठी हुई है। ठीक है, कि कंपनी का चेयरमैन ही राज्यसभा मेंबर है। समझ रहे हो? आप देखो ना, सबकी बारात निकल गई, जितने भी थे। ठीक है, वेदर इट इज यू नो माल्या, वेदर इट इज सुभाष चंद्रा, जहां पॉलिटिकल रिस्क आएगी वहां पर बारात निकल जाएगी, बिकॉज यू नेवर नो अगला। जैसे डीएलएफ है, ठीक है ना, डीएलएफ है, तो दिल्ली लीज फाइनेंस, डीएलएफ करके, जो और वो उसका बहुत क्लोज नेक्सस था कांग्रेस के साथ, तो जब तक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब तक उन्होंने बहुत माल छापा। जैसे ही गवर्नमेंट बीजेपी के वो पूरे के पूरे खत्म हो गए थे, अब वो धीरे धीरे करके रिवाइव हो रहे हैं फिर से। ठीक है, नाउ दे आर हैविंग अ गुड नेक्सस विद द करंट गवर्नमेंट, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो आइडियली माई मैनेजमेंट शुड नॉट बी इन अ बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स, दे शुड बी इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंट्री रिस्क समझना क्या है। कंट्री रिस्क का मतलब यह है कि एज अ कंट्री उसमें जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर मेरी पर्सनल कंट्री की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी इन्वॉल्व है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही टाइमली मैनर पे। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका ने क्या डिफॉल्ट कर दिया क्या? बिल्कुल। तो कंट्री भी क्या डिफॉल्ट मार सकती? ग्रीस ने मारा, वेनेजुएला ने मारा, कितनी सारी कंट्रीज उन्होंने डिफॉल्ट करा। इंडिया ने पहले डिफॉल्ट करा, यूएस ने भी डिफॉल्ट करा। आप जाके देखो तो सही, हिस्टोरिकल गवर्नमेंट डिफॉल्ट्स इन ग्लोबल इकोनॉमी, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं रिस्क के नेचर को डिवाइड करूं बड़े लेवल पे, तो दो तरह के रिस्क निकलेंगी। एक होगा सिस्टमैटिक रिस्क और एक होगी अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है पता है? सिस्टमैटिक रिस्क ऐसी रिस्क है जो सबके लिए एक साथ हो रही है। जैसे इंडिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाना, तो अब ये सारे बिजनेसेस को एक साथ इंपैक्ट करेगी ना। अरे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा हो जाए कि इंडिया के करंट जो पीएम है उनकी नेचुरल कॉजेज से डेथ हो गई, कोई अपन बुरा नहीं बोलते, नेचुरल कॉजेज से डेथ हो गई, वेरी गुड लीडर। ठीक है, तो इंडिया क्या सडनली विजनलेस हो जाएगा ना, अनसर्टेनिटी ट्रिगर हो जाएगी ना। जैसे ही अनसर्टेनिटी ट्रिगर होगी तो क्या सारे बिजनेसेस पे नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा? बिल्कुल जाएगा। दैट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। समझ रहे हैं? लेकिन ऑयल, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, $200 पर बैरल हो गए, तो इससे बिस्किट बनाने वाली कंपनी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना ज्यादा तेल बनाने वाली कंपनी को पड़ेगा। तो दिस इज अ अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर द ऑयल कंपनी। तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ना, ठीक है, ये डाइवर्सिफाइबल है, ये आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सर मैं कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता हूं? तू ऑयल के ऑप्शंस लेके रख ले, ऑयल को हेज कर ले। तो मोटा माटी रिस्क का मतलब यह है कि कोई भी आउटकम जो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग है वो रिस्क है। मैंने सोचा था ऐसा, हो गया ऐसा, तो जो डिफरेंस है वो रिस्क है। रिस्क का क्वांटिफिकेशन ये है। कोई अगर ये फॉर्मूला ध्यान से देख पा रहा है तो ये कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स इज द आउटकम, एक्स बार मतलब एवरेज ऑफ आउटकम इज द एक्सपेक्टेड आउटकम। कि मुझे लग रहा था कि देखो, ये मुझे लग रहा था कि बारिश 35 मिलीमीटर होगी, ये एक्स है, ठीक है, सॉरी, बारिश 35 मिलीमीटर हुई, 35 मिलीमीटर बारिश हुई, दिस इज द आउटकम। लेकिन सामान्य पिछले 100 सालों के एवरेज में आज के दिन बारिश सिर्फ 31 मिलीमीटर ही होती है।
तो जो रिस्क क्वांटिफाई होगा वो 4 का होगा। आप समझना, भले इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, रिस्क जो है ना, दैट इज डेविएशन फ्रॉम योर आउटकम, from your expectation. That outcome is deviated from your expectation. That deviation could be upward deviation also, it could be a downward deviation also. समझ रहे हो? मतलब मैंने सोचा था कि मेरा इन्वेस्टमेंट 20% रिटर्न देगा, वो 25% रिटर्न दे रहा है। तो ये जो 5% है ना, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि जितना सोचा था ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दिया मेरे को। लेकिन जब आप फाइनेंस में आओगे तो इसको भी रिस्क बोलते हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि रिस्क अपवर्ड साइड की भी होती है। ठीक है, आपको कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट में बताओ। इसके आगे वाले सेशन में अपन रिस्क को कंक्लूड करके चैप्टर नंबर 11 पूरा खत्म करेंगे। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।